हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बताओ कैसे हो। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले कुछ बातें आपको याद रखनी होगी। सबसे पहली बात ये रहने वाली है, आपको क्लास पूरी देखनी है, कहीं पर भी क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। सेकंड नंबर पर बात ये रहने वाली है कि क्लास को अपने भाइयों और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करनी है। और थर्ड नंबर पर बात ये रहने वाली है कि क्लास यदि अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, ठीक है। और यदि कोई भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो आज हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्या समझने की कोशिश की थी। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने समझा था, वो हमारा कॉन्सेप्ट था कि फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसके हमने दो मॉडल लिए थे और उसके अंदर फिर मैंने उसकी डेफिनेशन बताई थी। फिर उसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ बुक के ही एग्जाम्पल आपको बताए थे और उसको आगे करते हुए हम एक्सरसाइज 6.1 के 2 क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन आज हम इस क्लास के अंदर थर्ड क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। और हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी फोर लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 letters of the English alphabet if no letters can be repeated। हिंदी में क्या कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। आपको क्या करना है, इंग्लिश की जो वर्णमाला होती है या अंग्रेजी की जो वर्णमाला होती है उसके आपको शुरुआत के 10 वर्ड लेने हैं, ठीक है। और उन 10 वर्ड से आपको 4 लेटर, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 4 अक्षर के कोड बनाने हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुरुआत के वो 10 लेटर्स कौन से होंगे। तो शुरुआत के वो 10 लेटर्स होंगे जिसकी शुरुआत होगी ए से, ए बी सी डी ई एफ आई ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। तो इन 10 लेटर्स से हमें क्या करना है, 4 अक्षर का कोड बनाना है। तो मैंने क्या किया, कुछ इस प्रकार से मैंने बॉक्स बनाए। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसी 10 लेटर में से एक एक लेटर को यहां पर पुट करना है, ठीक है ना। और पुट करके आपको क्या बनाना है, एक कोड बनाना है। तो ये बताओ कि यहां पर कितने कोड बन सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। कहने का मतलब ये है कि इस शुरुआत वाले बॉक्स के अंदर यदि इनमें से कोई एक लेटर आ गया तो बाकी बचे 3 बॉक्स में वो लेटर वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इन सभी लेटर को काउंट किया। तो ये लेटर कितने हो जाएंगे, 10, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मेरी बात सुनो, शुरुआत वाले बॉक्स के अंदर हम इस 10 लेटर में से कोई भी एक लेटर ले सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, 10। मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए माना कि हमारा जो फर्स्ट बॉक्स था इसके अंदर ई आ गया और फिर यहां पर कहा गया इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। जो आपने ये लेटर ले लिया है उसको वापस अगले वाले बॉक्स के अंदर रिपीट नहीं कर सकते हो। तो यदि यहां से ये ई गायब हो गया, यदि यहां से ये ई क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, तो फिर हमारे लेटर कितने बच गए। तो आप कहोगे सर 10 में से एक लेटर चला गया तो फिर बचे 9। तो 9 लेटर में से कोई एक लेटर इस बॉक्स में आएगा, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा आएगा। तो यहां पर हम ले सकते हैं 9।
अब की बार क्या हुआ कि इन दो बॉक्स के अंदर कोई भी दो लेटर पुट हमने कर दिए। तो मैं मान लूं कि इस इन सेकेंड बॉक्स के अंदर मैंने जी पुट कर दिया, इन जो लेटर जी है इसको मैंने पुट कर दिया। फिर यहां पे लिखा हुआ है नो लेटर कैन बी रिपीटेड, जो आपने लेटर ले चुके हो उस लेटर को वापस अगले वाले बॉक्स के अंदर रिपीट नहीं कर सकती हो। तो 10 लेटर में से 2 लेटर चले गए, तो फिर कितने बचे? 8 लेटर। तो 8 लेटर में से कोई एक लेटर यहां आएगा, तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8। अब मेरी बात सुनो, मैंने मान लिया कि यहां पर थर्ड बॉक्स के अंदर जो लेटर आया था वो हमारा था सी, सपोज मैंने माना। तो देखो 1 2 3 यहां पर इन तीनों बॉक्सों के अंदर कितने लेटर आ गए? 3 लेटर चले गए या हमने पुट कर दिए। तो 10 लेटर्स में से यदि 3 लेटर्स चले गए तो मेरे को ये बताओ शेष कितने लेटर्स बच गए? तो आपको बचा 7। तो यहां पर जो सबसे लास्ट बॉक्स है उसके अंदर किसी 7 लेटर में से हम एक लेटर को पुट कर सकते हैं, तो यहां पर हमने लिख दिया 7। ठीक है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने ये जो समझाने की कोशिश की ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अब यहां पर क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ four letters code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet। ठीक है ना? फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है इफ नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड, तो यहां पर मैंने लिख दिया इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इज इक्वल टू हो गया। देखो हमारा जो फर्स्ट बॉक्स था उसके अंदर कितने लेटर आ जाएंगे? 10 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड बॉक्स के अंदर 9 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड बॉक्स के अंदर 8 मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ बॉक्स के अंदर 7। जब आप क्या करोगे, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास उतने कोड आ जाएंगे। तो देखो यहां पर जब पीछे से शुरू करेंगे या हम कर सकते हैं 9 8 कितने हो जाते हैं? 72। कितने हो जाते हैं? 72। और फिर 72 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितने हो जाएंगे? देखो 7 2 40, उसके ऊपर कैरी कितनी चली गई? 1। फिर 7 7 49 और 1 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। अब मेरी बात सुन, इस 50 को जब 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 540। कितना हो जाएगा? 540। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश के शुरुआत के यदि हम 10 वर्ण वाला अक्षर ले लेवे और उनसे 4 अक्षर के हमें क्या बनाने हो? कोड बनाने हो, और उन जो हमारे पास जो लेटर है उन लेटर को यदि हम रिपीट ना भी करें तो हमारे पास कितने कोड आ सकते हैं? तो आप कहोगे सर 5040। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 जरूर समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जाएंगे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4, हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 67 and no digits appears more than once। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर कहा गया है कि 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग करके कहां से शुरुआत करनी है, 0 से, और कहां तक जाना है, 9 तक, करके 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि टेलीफोन नंबर हुआ करता था और उन टेलीफोन नंबर के कितने नंबर्स हुआ करते थे, 5। लेकिन आज के जितने भी मोबाइल हैं और जो सिम कार्ड होता है उसके कितने नंबर होते हैं, 10। ऐसा क्यों, वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आना चाहिए। यहां पर कंडीशन दे रखी है, तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है या कहा गया है उसको सबसे पहले मैं यहां पर लिख दूंगा। यहां पर कहा गया है कि जो डिजिट है उसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो उसकी शुरुआत होनी चाहिए 0 से। तो मैंने लिखा 0, फिर लिखा 1, फिर मैंने लिखा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9। अब आपको क्या करना है, 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाना है। तो जो हमारे नंबर होंगे उसके अंदर कितनी डिजिट्स आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 5। कितनी, 5। तो देखो, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स और 4 और 5 हो गए हमारे पास। अब देखो, ये कह रहा है कि जो आप टेलीफोन नंबर बना रहे हो उस टेलीफोन नंबर की शुरुआत किससे होनी चाहिए, 67 से। यानी जो आगे वाला बॉक्स है इसके अंदर क्या आना चाहिए, तो आप कहोगे सर इसके अंदर तो 6 आना चाहिए, लेकिन इसके बाद वाले के अंदर 7 आना चाहिए। आप कहोगे सर ये कहां लिखा गया है, ये यहां लिखा गया है। ठीक है, यानी 67 से नंबर की शुरुआत होनी चाहिए। तो मेरे को बताओ कि ये बॉक्स और हमारा ये बॉक्स, ये दोनों बॉक्स क्या हो गए, फिक्स हो गए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये फर्स्ट वाला बॉक्स है इसकी जगह हर बार 6 ही आएगा और सेकंड बॉक्स के अंदर हर बार 7 ही आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। तो पहले क्या हुआ करता था कि जो टेलीफोन नंबर होते थे तो उनके जो भी एरिया है, ठीक है, तो उन एरियाओं के आगे वाले जो नंबर होते थे वो क्या होते थे, फिक्स होते थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस जो 1 2 3 ये जो 3 बॉक्स बचे हैं इस 3 बॉक्स के अंदर देखो 6 और 7 को छोड़कर, 6 और 7 को छोड़कर बाकी जितने भी डिजिट हमारे पास बची हैं उस डिजिट का इस्तेमाल करके हम क्या बनाएंगे, 5 अंकीय नंबर बनाएंगे। ठीक है ना, या 5 यानी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनवाएंगे। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, अब हम चले गए थर्ड बॉक्स के अंदर। तो जैसे ही थर्ड बॉक्स के अंदर गए, लेकिन उससे पहले हमारा यहां पर भी जो डिजिट है वो क्या है, फिक्स्ड है, और यहां पर भी जो डिजिट है वो भी क्या है, फिक्स्ड है। आप कहोगे सर ठीक है, लेकिन यहां और यहां पर कोई भी डिजिट फिक्स नहीं है। तो आप क्या करोगे कि इस थर्ड नंबर वाले बॉक्स के अंदर यहां पर जो डिजिट बच गई है उस डिजिट में से किसी एक डिजिट को यहां पर आप रख सकते हो। तो हमारे पास कितनी डिजिट थी, तो हमारे पास थी 10 डिजिट। 10 डिजिट में से 2 डिजिट फिक्स हो गई,
टू डिजिट चली गई तो पीछे कितनी डिजिट हमारे पास बच गई, तो आप कहोगे सर 8, तो यहां पर कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। मल्टीप्लाइड, देखो सेकंड बॉक्स के अंदर 7 था, थर्ड बॉक्स के अंदर 8 आ गया, लेकिन जैसे ही फोर्थ बॉक्स के अंदर जाएंगे उस समय क्या हुआ कि 3 डिजिट चली गई या 3 अंक चले गए। ठीक है, तो मेरी बात सुनो कि 10 डिजिट में से 3 डिजिट यानी 3 डिजिट चली जाती हैं, तो हमारे पास कितने डिजिट बच जाएंगी, और तो हमारे पास डिजिट बचेगी 7। तो उन 7 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट इस फॉर बॉक्स के अंदर होगी, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 7। अब देखो यहां पर मैं मान लूं फॉर बॉक्स के अंदर यानी चौथे बॉक्स के अंदर मैं मान लूं कि नंबर या जो डिजिट था वो 3 आ गया। ठीक है, और सेकंड यानी थर्ड बॉक्स के अंदर मैं मान लूं कि वो डिजिट था वो 9 था। तो देखो यहां पर एक तो ये डिजिट चला गया, एक ये डिजिट चला गया, और दो पहले से फिक्स थे, तो आपके पास और कितने डिजिट बचे, तो आपका क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, यानी हम क्या करेंगे, इन 6 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट कहां पुट कर देंगे, इस 5 नंबर वाले बॉक्स के अंदर, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 6। अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है कि आप कितने नंबर बना सकते हो, टेलीफोन नंबर कितने बना सकते हो, लेकिन यहां पर और यहां पर तो दोनों फिक्स है ना, तो यहां पर भी जो अंक आएगा वो फिक्स है 6, और यहां पर भी जो अंक आएगा जो आएगा 7, तो यहां पर भी 1 होगा और यहां पर भी क्या होगा 1। तो देखो अब यहां पर मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ, उसके बाद में क्या करना है, आपको यहां से जो हाउ मेनी है ना उसकी जगह लिख देना है टोटल नंबर ऑफ, और उसके बाद में क्या करना, 5 डिजिट से लेके यहां तक क्या कर देना, इस वापिस लाइन को लिख देना, जिससे आपको क्या हो जाएगी, थ्योरी बन जाएगी। तो यहां पर लिखा टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स phone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once इज इक्वल टू हो गया। अब देखो फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर ये फिक्स है, 6 ही आएगा, तो यहां पर तो मैं लिख दूंगा 1 मल्टीप्लाइड बाय, सेकंड वाले बॉक्स के अंदर 7 है, ये फिक्स है, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो जो थर्ड नंबर वाला जो बॉक्स है, यहां पर 8 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट आ जाएगा, तो यहां पर मैंने लिखा 8 फिर लिखा मल्टीप्लाइड बाय। फॉर यानी जो फोर्थ बॉक्स है वहां पर 7 डिजिट में से कोई एक आएगा, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 7 मल्टीप्लाइड बाय। अब जो हमारा सबसे लास्ट वाला बॉक्स है उसके अंदर 6 डिजिट में से कोई एक डिजिट आ जाएगा, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 6। अब देखो इज इक्वल टू 8
7 कितने हो जाएंगे 56, कितने हो जाएंगे 56। और जैसे ही इसको क्या करेंगे, इस 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 336। यानी कहने का मतलब ये है कि हम कुछ इस प्रकार से यदि हम किसी टेलीफोन के नंबर्स बनाएं तो हमारे पास टोटल कितने नंबर बन जाएंगे 336। कितने बन जाएंगे 336। तो आप किसी भी क्वेश्चन को इस प्रकार से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वो हमारा होगा 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। यहां पर कहा गया है कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। यानी आप क्या करते हो, एक सिक्के को कितनी बार उछालते हो 3 बार, और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। और आपको बताना है कि उन परिणामों की संभव संख्या क्या है। तो मैंने क्या किए, 3 कॉइन बनवाए। ये फर्स्ट टाइम उसको टॉस किया, फिर उसी कॉइन को सेकेंड टाइम टॉस किया, फिर उसी कॉइन को कितनी बार, थर्ड टाइम टॉस किया। तो मेरी बात सुनो, जब किसी कॉइन को आप टॉस्ट करते हो तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 2। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल। कब, जब वो कॉइन क्या हो, फेयर कॉइन हो या अनबाइस्ड कॉइन हो। क्या हो, या तो फेयर कॉइन हो या अनबाइस्ड कॉइन हो। यदि फेयर या अनबाइस्ड कॉइन नहीं हुआ तो उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 1। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉइन है, उस कॉइन का मैंने जो मुखड़ा है वो आपके जैसे बना दिया। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किया तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने होंगे 2। या तो इसका क्या आ सकता है, या तो हमें इसका हेड मिल सकता है या हमें इसका टेल मिल सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं इस फर्स्ट टाइम के कॉइन के, तो टोटल आउटकम्स होंगे 2। लेकिन जब आप क्या करोगे, इसी कॉइन को सेकेंड टाइम टॉस करोगे तो उस समय भी इस कॉइन के टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे 2। या तो इस कॉइन पर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या इस कॉइन पर क्या आ सकता है, टेल। तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे 2। जब आप क्या करोगे, इसी कॉइन को थर्ड टाइम टॉस्ट करोगे तो उस समय भी इस कॉइन के टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे 2। या तो हमें देखने के लिए मिलेगा हेड, या हमें देखने के लिए मिलेगा टेल। या तो हमें हेड या हमें टेल। तो इसके भी टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 2। तो आपको बताने हैं कि परिणामों की संभव संख्या क्या है, या हम कह सकते हैं हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो सबसे पहले आपने यहां पर लिखा टोटल आउटकम when, जब a coin is tossed 3 times। जब आप क्या करते हो, किसी भी एक कॉइन को कितनी बार टोस्ट करवाते हो 3 टाइम, तो उस समय उस कॉइन के टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे। तो मैं करूंगा, जब फर्स्ट टाइम किसी कॉइन को टोस्ट करवाएंगे तो उसके आउटकम्स कितने हो जाएंगे 2, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टाइम किसी भी कॉइन को टोस्ट करवाएंगे तो उस समय भी उस कॉइन के आउटकम्स कितने हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय। और जब क्या करेंगे, थर्ड टाइम उसी कॉइन को टोस्ट करवाएंगे तो उस समय भी उस कॉइन के टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 2। जैसे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितने आ जाएंगे 8। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आए 8। तो मुझे ऐसी उम्मीद है जब कभी भी
जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको दे दे कि एक सिक्का 3 बार उछला जाता है या एक सिक्के को आप 4 बार 5 बार कितनी बार भी उछाल सकते हो, लेकिन जब भी उस कॉइन को टोस्ट करोगे उस समय उस कॉइन के टोटल आउटकम तो कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाएंगे और वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वो क्या कह रहा है कि गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। हिंदी में क्या कहा गया है, हिंदी में कहा गया है कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। कितने झंडे, 5 झंडे, और उन सभी 5 झंडों का कलर भी अलग अलग है। इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि यदि प्रत्येक संकेत में, यदि प्रत्येक संकेत में 2 यानी 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप जब कभी भी ट्रेन से यात्रा करते हो तो उस समय जो कभी कभार क्या होता है, सिग्नल के लिए जो पायलट होता है उसके पास दिन के लिए तो 2 झंडे होते हैं, एक तो रेड होता है और एक क्या होता है हमारा ग्रीन होता है। लेकिन शाम के समय उस समय वो क्या करता है, रेड लाइट और ग्रीन लाइट का इस्तेमाल करता है। तो उसी प्रकार से ये भी हमारा पायलट भी होगा, लोको पायलट। ठीक है, तो ये पायलट क्या करता है कि इसके पास 5 झंडे हैं। कितने झंडे, 5 झंडे, और उन सभी का कलर क्या है, अलग अलग है। और ये क्या करना चाहता है, कुछ नए झंडे बनाना चाहता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और वो जो झंडे हैं, वो जो नया जो सिग्नल बनेगा उस सिग्नल के अंदर 2 झंडे यूज करता है, और वो भी एक ऊपर रहना चाहिए और एक इसके नीचे रहना चाहिए, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि हमें ना एक के नीचे दूसरे का प्रयोग करके हमें ऐसे कितने झंडों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरी बात सुनो, और यहां पर यह भी कहा गया है कि आप जब ऊपर वाले के अंदर इन 5 झंडों में से, किन 5 झंडों में से, इन 5 झंडों में से कोई भी यदि एक झंडा ले लेते हो तो जो आपने ऊपर वाले फ्लैग के अंदर जो कलर लिया है वो वापिस कलर नीचे वाले फ्लैग के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के 5 फ्लैग थे, उसमें से एक कलर का फ्लैग चला गया, वो भी कहां गया, ऊपर वाले की जगह। तो नीचे वाले की जगह कितने नए फ्लैग बचे, तो वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के 4 फ्लैग बचे। कितने फ्लैग बचे, 4। तो ये कह रहा है कि हमारे पास कितने फ्लैगों की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ इस प्रकार से हम सिग्नल बनाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू हो जाएगा। तो देखो हमारे पास ऊपर वाला जो झंडा है या ऊपर वाला जो फ्लैग है वहां पर हम 5 डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लैग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले फ्लैग के अंदर हम 4 ही डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लैग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक जो कलर था उस कलर का फ्लैग हम कहां लगवा दिया, ऊपर। तो यहां पर कितने हो गए, 4। तो 5 4 कितने हो जाएंगे, 20। तो हमारे पास यहां पर जो सिग्नल क्रिएट होंगे वो कितने सिग्नल क्रिएट हो जाएंगे,
20। कितने हो जाएंगे? 20। और इसी सॉल्यूशन के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 समाप्त हो जाती है। अब हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 6.2, लेकिन उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे उन कॉन्सेप्टों को समझने की कोशिश करेंगे। और वो जो कॉन्सेप्ट होगा सबसे पहले वो हमारा होगा फैक्टोरियल नोटेशन। जो फैक्टोरियल नोटेशन है, इस फैक्टोरियल नोटेशन का यूज हम परम्यूटेशन के अंदर भी दबा के करेंगे और कॉम्बिनेशन के अंदर भी दबा के करेंगे। और इस फैक्टोरियल नोटेशन का इस्तेमाल हम बाइनोमियल थ्योरम के अंदर भी करेंगे और प्रोबेबिलिटी के अंदर भी करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्रम गुणित संकेतन, और इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टोरियल नोटेशन। अब मेरे को ये बताओ, ये फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है? तो सबसे पहले मैं फैक्टोरियल नोटेशन की यदि डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन हमें ये कहती है, क्या कहती है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। कहने का मतलब ये है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को ही हम क्रम गुणित संकेतन कह सकते हैं। बात है ना समझ में? मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल n, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को ही हम क्रम गुणित संकेतन कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। तो हमने लिखा यहां पर इट इज डिनोटेड बाय या तो हम ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल, और हम ऐसे भी कह सकते हैं फैक्टोरियल n। या तो हम कहेंगे n फैक्टोरियल तो उसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है, या हम कह सकते हैं फैक्टोरियल n, या तो हम कहेंगे n फैक्टोरियल। जब फैक्टोरियल पीछे हो तो हम पहले किसको रीड करेंगे? n फैक्टोरियल को। लेकिन यहां पर फैक्टोरियल का जो साइन है वो पहले है, तो हम इसको रीड करेंगे फैक्टोरियल n, लेकिन मैं ज्यादातर n फैक्टोरियल बोलूंगा। बात है ना समझ में? तो हम फैक्टोरियल नोटेशन को किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं? या तो हम कर सकते हैं n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n। यहां पर जो n है इट इज ए n, ये जो n है वो है नेचुरल नंबर्स। क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, चूंकि n जो है ना वो क्या है? नेचुरल नंबर से। अब मैं क्या बताने की कोशिश करूंगा? अब मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये हमारे पास जो फैक्टोरियल नोटेशन है, या हम कह सकते हैं क्रम गुणित संकेतन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो यहां पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि इसको डिनोट किया जाता है n फैक्टोरियल से, इज इक्वल टू होगा। सबसे पहले क्या करना है, जो n दे रखा है उस n को यहां पर लिख देना है। फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई करवाना है किससे? इस n में से एक को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पर मैंने लिखा
n-1, फिर एक और को कम करना है तो n-2, n-3, ऐसे इस n में से हर बार एक एक कम करते हुए जाना है। ठीक है, ये कहां तक जाएगा तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। जब भी 1 आ जाए उस समय क्या कर देना है, आपको रोक देना है। बात है ना समझ में। ये तो हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। किसकी होती है, फैक्टोरियल नोटेशन की, जिसको कुछ इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n ब्रैकेट में n-1, फिर ब्रैकेट में n-2, फिर ब्रैकेट में n-3, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई होते हुए कहां तक जाता है, 1 तक। लेकिन मेरी बात सुनो, इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे, मैंने लिखा कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया, इस n को मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा n-1 फैक्टोरियल। जब आप क्या करोगे, n-1 फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया n ब्रैकेट में n-1, या मैं कह सकता हूं n-2। यहां तक लाके मैं फैक्टोरियल का साइन लगवा दूंगा। तो n-2 के आगे जितना ही यहां पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। एक मैं और समझाने की कोशिश करूं, यदि मैंने लिखा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-1, n-2, n-3, फिर मैं फैक्टोरियल का साइन लगा सकता हूं। तो जिस प्रकार से हमें रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से उस नंबर के बाद में हम फैक्टोरियल का साइन लगवाएंगे। तो देखो, ये जितना भी था, ये तो क्या था कि ये तो थ्योरी थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो आसानी से समझ में आ जाए और एक लंबे समय तक आप इस फैक्टोरियल नोटेशन को याद रख सको। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यूज क्या होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यूज क्या होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यूज क्या होती है। ऐसे करते हुए मैं 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू बताने की कोशिश करूंगा। तब तक आपको ये फैक्टोरियल नोटेशन अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, इतनी मुझे क्या है उम्मीद है। अब मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल नोटेशन के रिगार्डिंग कुछ फैक्टोरियल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लिखा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 होती है, इसको आपको याद रखनी है। देखो, उसके बाद 0 के बाद में क्या होता है 1, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यूज क्या होगी, 1 क्या होगी, क्योंकि उस समय हमें क्या करते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन जो होता है वो हमें क्या कहता है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n-1, फिर ब्रैकेट में n-2, फिर ब्रैकेट में n-3, ये कहां तक चला जाएगा, 1 तक, और उन सभी को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। कहने का मतलब ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल नोटेशन। तो देखो, यहां पर मैं कहूंगा 1 के बाद में क्या आएगा, 2, क्या आएगा 2, तो मैंने लिखा 2, ये इज इक्वल टू होता है 2 फैक्टोरियल की जो वैल्यूज होती है वो क्या होगी। सबसे पहले यहां पर n की वैल्यूज क्या है, 2, तो मैंने लिखा 2। फिर क्या करना है आपको, इस 2 में से एक को कम करना है, तो 2 में से 1 चला गया तो पीछे क्या बचा, 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 1 जा 2, ठीक है ना। तो 2 फैक्टोरियल की जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा हमेशा क्या आएगी, 2। लेकिन अब हम बात करेंगे 3 फैक्टोरियल की। किसकी बात करेंगे, 3 फैक्टोरियल की, इज इक्वल टू हो गया। अब देखो, n की वैल्यूज अब की बार क्या है, आप कहोगे सर 3, तो मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाय, फिर क्या किया जाता है कि हर बार
n में से एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करवाया जाता है। तो 3 में से एक चला गया तो पीछे कितना बच गया 2। फिर देखो इस 2 में से एक और चला गया तो पीछे कितना बच गया 1 इज इक्वल टू हो गया। देखो 3 2 जा 6 1 जा 6। बात है ना समझ। अब देखो मैंने यहां पे लिखा फॉर फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया। फॉर फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया। देखो सबसे पहले n की वैल्यूज कितनी है 4 मल्टीप्लाइड बाय, हर बार आपको क्या करना होता है कम करना होता है। कहां से? इस n में से, यानी इसमें से जब 1 को और कम करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 3। फिर इस 3 में से एक और कम कर दोगे तो आ जाएगा 2। फिर इस 2 में से एक और कम कर दोगे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कि देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू होता है 6 के, और ये जो है ना वो किसके इक्वल है 3 फैक्टोरियल के। तो मैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं इज इक्वल टू हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल की वैल्यूज क्या होती है 6। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 4 जा कितने हो जाएंगे 24। कितने हो जाएंगे 24। अब मेरी बात सुनो, मैंने आगे लिया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यूज क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले n की वैल्यूज क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाय, फिर क्या करना है इस n में से एक को सब्ट्रैक्ट करवाना है तो कितना आ गया 4। फिर इस 4 में से एक को और कम करवाना है 3, फिर और कम करवाना है 1 2, फिर और कम करवाना है कितना आ गया 1। ये तब तक करवाते रहना है जब तक 1 ना आ जाए, 1 के बाद में मत करवाना। इज इक्वल टू हो गया, क्या हो गया इज इक्वल टू हो गया। यदि आप क्या करो 5 4 जा कितने हो जाते हैं तो आप कहोगे सर 20 23 जा 60 और 60 2 जा 120, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 120। बात आई ना समझ में? या आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 4। क्या कह सकते हैं फैक्टोरियल 4। तो जैसे ही फैक्टोरियल 4 यहां पर लिखा तो यहां पर आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 4 की वैल्यूज क्या होती है आप कहोगे सर 24। 24 5 जा कितना होता है 120। कितना होता है 120। तो आप फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल को कुछ इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। या तो आप क्या करो इन सभी को मल्टीप्लाई करवाओ, यदि आपको ये याद हो 4 फैक्टोरियल तक वैल्यूज याद हो तो क्या करो 5 को उस 4 फैक्टोरियल की वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवा दो तो सीधा आपके पास आ जाएगा 120। क्या आ जाएगा 120। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा 6 फैक्टोरियल की वैल्यूज, तो इज इक्वल टू हो गया। तो n की वैल्यूज यहां पर कितनी है 6 मल्टीप्लाइड बाय, फिर इस 6 में से एक को कम करना है तो आ गया 5, फिर 5 में से एक कम करना है 4, फिर 4 में से एक कम करना है 3, फिर 3 में से एक कम करना है 2, फिर 2 में से एक कम करना है 1 इज इक्वल टू हो गया। इज इक्वल टू हो गया। जब आप क्या करोगे इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे, जब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा 720। कितना आ जाएगा 720। अब मेरी बात सुनो, अब मैं यहां पर लिखूंगा 7 फैक्टोरियल की वैल्यूज। 7 फैक्टोरियल को आप किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हो, तो इसको आप कर सकते हो 7 मल्टीप्लाइड बाय, यानी n की जो वैल्यूज है वो तो आपने लिखी है, फिर मल्टीप्लाइड बाय करोगे, 7 में से एक कम हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय, 6 में से एक और कम करोगे 5, फिर 5 में से एक और कम करोगे 4 मल्टीप्लाइड बाय, फिर 4 में से एक और कम करोगे 3, फिर एक और कम करोगे, फिर एक और कम करोगे। जब आप क्या करोगे इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे, या इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल इज इक्वल
इक्वल टू हो गया 7 मल्टीप्लाइड बाई 720, 720। और जब 720 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आ जाएगा 5040। कितना आ जाएगा? 5040। बात है ना समझ में? तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यूज को निकालना सिखाया, और मुझे इतनी उम्मीद भी है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आ गया नहीं, आ रहा है। अब देखो इसके आगे क्या करूंगा, मैं 8 की बात करूंगा। तो मैंने लिखा 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया, इज इक्वल टू हो गया। इसको हम किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं? यहां पर कितना है? 8 मल्टीप्लाइड बाय, इस 8 में से एक कम किया 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 में से एक और कम किया 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 में से एक और कम किया 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 में से एक और कम किया 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 में से एक कम किया 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 में से एक कम किया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 में से एक और कम किया तो आ गया 1। अब देखो इसको आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो 7 से लेके 1 तक जाओगे तो ये किसकी वैल्यू है? 7 फैक्टोरियल की। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो 7 फैक्टोरियल की वैल्यूज कितनी है? तो आप कहोगे सर 5040। तो मैंने क्या किया, 8 को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया कि 5040 से। और जैसे ही मैंने 5040 से 8 को मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ गया कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। यानी कहने का मतलब ये है कि 40,320 ये किसकी वैल्यूज आ गई? ये हमारे पास आई 8 फैक्टोरियल की वैल्यूज। अब मेरी बात सुनो, मैं 9 फैक्टोरियल की वैल्यूज और 10 फैक्टोरियल की वैल्यूज आपको निकालने के लिए दे रहा हूं, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इसको जरूर निकालोगे और जो वैल्यूज आ रही हैं उसको कमेंट करके मेरे पास जरूर सेंड करोगे। तो अब मैं क्या करूंगा, अब हमारा उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जांपल नंबर 5 है, और ये 5 क्या कहता है कि इवोल्यूएट, यानी मान निकालिए किसका? नंबर 1 5 फैक्टोरियल का, 7 फैक्टोरियल का। और यहां पर लिखा हुआ है कि जब 7 फैक्टोरियल में से 5 फैक्टोरियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर मैं वैल्यूज निकालूंगा 5 फैक्टोरियल की। ठीक है ना? तो यहां पर मैंने लिखा सॉल्यूशन, जो हमारा 5 फैक्टोरियल होगा, यहां पर मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हमारी क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होती है कि n की जगह वापस यहां पर n ही रख देंगे मल्टीप्लाइड बाय, फिर हम क्या करते हैं कि हर बार इस संख्या में से एक कम कर देते हैं। तो 5 में से एक चला गया तो पीछे बचा 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब 4 में से भी एक चला गया तो पीछे बचा 3 मल्टीप्लाइड बाय, 3 में से भी एक चला गया तो पीछे बचा 2 मल्टीप्लाइड बाय, 2 में से भी एक चला गया तो पीछे बचा 1। और जैसे 1 आ जाए उस समय आपको रुक जाना है। अब देखो इज इक्वल टू हो गया 5 4 20, 23 60 और 62 120। तो देखो यहां पर कितना हो जाएगा 120। ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई? ये हमारे पास आ गई 5 फैक्टोरियल की वैल्यूज। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि 7 फैक्टोरियल की वैल्यूज क्या होती हैं। तो देखो सेकंड नंबर पर हमारा ये क्वेश्चन है कि 7 फैक्टोरियल की वैल्यूज क्या होगी। तो यहां पर मैंने लिखा सॉल्यूशन। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो n की जगह कितना आ गया 7 मल्टीप्लाइड बाय, हर बार यहां पर जो नंबर आता है उसमें से एक कम कर दिया जाता है। तो 7 में से एक कम हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय, अब इस 6 में से एक कम करना है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब इस 5 में से एक कम करना है 4
मल्टीप्लाइड बाय, अब इस 4 में से एक कम करना है 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब इस 3 में से एक कम करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय। देखो अब इस 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब मेरी बात सुनो, यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो यहां पर लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। यहां से लेके यानी यहां से लेके यहां तक ये जो है वो किस फैक्टोरियल की वैल्यूज के बराबर है, 5 फैक्टोरियल की। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल। तो देखो 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42। तो यहां पर लिखा मैंने 42 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल की वैल्यूज कितनी है, तो आप कहोगे 120, कितनी है 120। जैसे ही आप क्या करोगे 120 को 42 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहां पर आ जाएगा 5040, कितना आ जाएगा 5040। तो ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज किसकी है 7 फैक्टोरियल की। या आप कैसे कर सकते हो, यहां पर मैं यदि सेकंड मेथड बताऊं तो उस समय आप क्या करोगे, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करवा दोगे। कैसे, मैंने पीछे से शुरू करवाया कि देखो 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 5 जा 120 और 126 जा 720 और जब 720 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उस समय हो जाएगा 5040। अब देखो अब हमें क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करना है, ये थर्ड वाला। तो यहां पर मैंने क्या किया, पहले इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन होगा थर्ड। यहां पर लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल और यहां पर मैं लिख दूंगा सॉल्यूशन। अब जैसे ही मैंने यहां पर लिखा कि 7 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो 7 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा दिस इज इक्वल टू, दिस एम्प्लाइज 7 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस हो गया 5 फैक्टोरियल, ठीक है। या मैं क्या कर सकता हूं, अब देखो ये जो है ना वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो मैं यहां पर ऐसे वापस लिख सकता हूं, या इसको मैं वापस रफ करके मैं सही ढंग से लिखूं तो क्या लिखूंगा कि 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, इसको हम कुछ इस प्रकार से भी ब्रेक कर सकते हैं कि इसको 7 को कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 में से एक कम हो गया 6 6 में से एक कम करेंगे तो 5 फैक्टोरियल। अब इसके आगे हम नहीं खोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो माइनस 5 फैक्टोरियल। अब देखो इन दोनों टर्मों में से आपको बाहर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर 5 फैक्टोरियल। तो यहां पर लिखा इज इक्वल टू, जैसे आपने 5 फैक्टोरियल बार कॉमन ले लिया तो आगे वाले टर्म के अंदर क्या बचा, तो 7 6 42 माइनस 7 6 42 माइनस 5 फैक्टोरियल बार आ गया कूद के, तो यहां पर कितना बच गया 1। अब देखो इज इक्वल टू हो गया 5 फैक्टोरियल की वैल्यूज क्या होती है 120 मल्टीप्लाइड बाय 42 में से 1 चला गया तो कितना बचा 41, कितना बच गया 41। जैसे आप क्या करोगे कि 120 को 41 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर हमारे पास कुछ इस प्रकार से वैल्यूज आ जाएगी, यानी 4920। ये जो वैल्यूज आई है ना, ये वैल्यूज किसकी है, जब 7 फैक्टोरियल में से 5 फैक्टोरियल को घटा देंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर जाएंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो है 6, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट यानी परिकलन कीजिए। एग्जांपल नंबर 6 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है
7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, और दूसरा हमारा है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पर जो 2 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल है, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिखा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, यहां पर मैंने लिख दिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर मैंने शुरुआत के अंदर वापस इसी को लिख दिया, यानी 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया। अब देखो हमारे डिनोमिनेटर के अंदर क्या है 5 फैक्टोरियल, न्यूमरेटर के अंदर क्या है 7 फैक्टोरियल। तो ये तय है कि 7 फैक्टोरियल के अंदर 5 फैक्टोरियल आएगा ही आएगा। कैसे, मैं बता सकता हूं कि 7 फैक्टोरियल को हम किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि 7 मल्टीप्लाइड बाय, यानी 7 में से एक कम हुआ 6 मल्टीप्लाइड बाय, एक और कम हुआ 5 मल्टीप्लाइड बाय, एक और कम 4 मल्टीप्लाइड बाय, एक और कम 3 मल्टीप्लाइड बाय, एक और कम 3 में से 2, और 2 में से भी जब एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय। अब यहां पर कितना है 5 फैक्टोरियल, तो मैं वापस यहीं पर ऐसे ही लिख देता हूं। देखो आप जानते हो कि जो 5 फैक्टोरियल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, या 5 फैक्टोरियल को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 n की जो वैल्यूज है वो तो यहां रहेगी ही रहेगी। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या होता है कि इस 5 में से एक कम करना होता है, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 में से एक कम हुआ 3, मल्टीप्लाइड बाय 3 में से एक कम हुआ 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 में से एक कम हुआ 1। अब मेरे को ये बताओ कि जो ये फॉर्मेट बन रहा है, यानी यहां से लेके यहां तक वाला, और ये क्या दोनों सेम नहीं है? आप कहोगे जी सर। तो देखो मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 की जगह मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल तो है ही। अब देखो न्यूमरेटर के अंदर भी 5 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर के अंदर भी 5 फैक्टोरियल है, कैंसल आउट हो जाएगा। 7 6 कितने हो जाएंगे 42, कितने हो जाएंगे 42। तो ये जो 42 है ना, ये किसकी वैल्यूज आई, ये हमारे पास आई 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यूज कुछ इस प्रकार से आ सकती हैं। तो मेरी बात सुनो, आप क्या करोगे कि इस स्टेप को ना करके आप सीधा यहां से ये स्टेप भी लिख सकते हो। बात है ना समझ में, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब हम क्या करेंगे, कुछ इसी प्रकार से सेकेंड जो क्वेश्चन है इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या कर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। अब देखो हमारा जो सेकेंड है ना वो क्या है, यहां पर मैंने लिखा कि 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, या लिखो या न रहने दो, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल। यहां पर मैंने लिखा सॉल्यूशन। अब आप इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन बने तो आपको क्या करना है कि यहां पर जो n है, यहां पर जो n है ना वह 12 है, लेकिन यहां पर n 10 है, यहां पर n क्या है 2। यानी फैक्टोरियल नोटेशन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल n। ठीक है ना। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर सबसे पहले मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा कि 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब देखो ये ब्रैकेट है ना, इसको मैं दूर भेज देता हूं, तो 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब देखो 12 फैक्टोरियल के अंदर 10 फैक्टोरियल 100% आएगा ही आएगा। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि देखो कि 12 n की जगह 12 था तो मैंने 12 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 12 में से एक कम हुआ 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 में से जब एक कम हुआ 10,
अब देखो जब 10 में से एक कम करोगे तो ऐसे करते हुए कहां तक जाना है हमें, 1 तक। लेकिन इसको मैं ऐसे लिख दूं कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्यों? क्योंकि मैं इतनी मेहनत ज्यादा क्यों करूं, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर भी 10 फैक्टोरियल है, सभी आपस में कटेगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय जो 2 फैक्टोरियल है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की जगह मैंने 2 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 2 की जगह मैंने 2 में से मैंने जब एक को कम कर दिया तो आ गया 1। अब देखो न्यूमरेटर के अंदर भी 10 फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर के अंदर भी 10 फैक्टोरियल है, आपस में कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो देखो हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर क्या बच गया कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज इक्वल टू हो गया 11 6 जा 66, कितना हो गया 66। अब देखो ये हमारे पास जो वैल्यूज आई ना 66 वो किसकी आई, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी इसकी वैल्यूज हमारे पास ये आई। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए तो उसको भी आप सॉल्व करने की क्षमता रखोगे। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर, वो हमारा होगा 7। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इवेल्युएट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है n माइनस r, ब्रैकेट बंद और फिर फैक्टोरियल, व्हेन n इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 2। मान निकालिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है n माइनस r, ब्रैकेट क्लोज्ड फैक्टोरियल, व्हेन n इज जहां n इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 2। क्या करना है कि आपको एक क्या दे रखा है, एक स्ट्रक्चर दे रखा है, या मैं कह सकता हूं कि एक फॉर्मूला दे रखा है। करना कुछ नहीं, n की जगह 5 रखना है और r की जगह 2 रखना है। जैसे ही 5 और 2 रखने के बाद में इस फैक्टोरियल को सॉल्व करके इसकी वैल्यूज निकालनी। कैसे? तो सॉल्यूशन के अंदर मैंने वापस इस स्ट्रक्चर को लिख दिया। क्या लिखा कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो n की जगह आपको क्या लिखना है 5, तो मैंने क्या किया यहां पर लिखा दिस एम्प्लाइज दैट n दैट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r दैट इज ए 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में क्या है n दैट इज ए 5 माइनस r दैट इज ए 2 फैक्टोरियल। अब देखो दिस एम्प्लाइज दैट 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 में से 2 चले गए तो कितने बचे 3 फैक्टोरियल। अब मेरी बात सुनो कि जब 5 फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे उस समय 3 फैक्टोरियल उसके अंदर जरूर आएगा। कैसे मैं बताऊं, यहां पर मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट 5 n की जगह 5 था तो मैंने 5 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 5 में से एक कम हुआ तो कितना बचा 4, मल्टीप्लाइड बाय 4 में से एक और कम करना है 3, तो इसकी जगह मैं 3 फैक्टोरियल ही लिख दूं क्योंकि डिवाइडेड के अंदर भी 3 फैक्टोरियल है, ताकि वो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा जो टाइम ना वो बचेगा। यहां पर 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 2 फैक्टोरियल को किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, 2 में से एक कम हुआ तो कितना आ गया 1, मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल तो था ही। अब देखो न्यूमरेटर के अंदर भी 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर के अंदर भी 3 फैक्टोरियल, आपस में कैंसल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये तो कहां बचा न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर 1, तो ये किसके इक्वल हो गया 5 2 जा कितने हो जाएंगे 10, 5 2 जा कितने हो जाएंगे 10। तो इसकी जो वैल्यूज है ना वो कितनी है 10। कहने का मतलब ये है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल की जगह हम 5 और 2 रखेंगे, यानी n की जगह 5 और r की जगह 2 रखने के बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी 10। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है 8, यहां पर लिखा हुआ है इफ 1 divided by 8 factorial plus 1 divided by 9 factorial is equal to x divided by 10 factorial, then find x। तब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यूज ज्ञात करनी है। यहां पर मैं हिंदी में बताऊं, यदि
1 डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल। तो x ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना होगा, अब देखो सबसे पहले इसको वापस सॉल्यूशन के अंदर लिखोगे। तो मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना, प्लस मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया x डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल। क्या हो गया 10 फैक्टोरियल। अब मेरी बात सुनो, यहां पर जो सबसे छोटा फैक्टोरियल है वो है 8 और जो सबसे बड़ा है वो 10। इसका मतलब ये है कि 10 फैक्टोरियल के अंदर 9 फैक्टोरियल भी आएगा और 8 फैक्टोरियल भी आएगा, और 9 फैक्टोरियल के अंदर तय है कि 8 फैक्टोरियल भी आएगा। तो हम कुछ इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, कैसे कि 1 डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया x डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल। अब मेरी बात सुनो, यहां पर हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर बड़ी संख्या 9 फैक्टोरियल की है, 8 फैक्टोरियल तो छोटा होता है, तो जो बड़ी संख्या होती है उसी को एलसीएम में ले लिया जाता है। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल। अब देखो इस 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 9। 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 9 प्लस, अब देखो यहां पर क्या है 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यानी क्या करेंगे जब इसके अंदर इसका भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 इज इक्वल टू हो गया, यहां पर जो है उसको वापस लिख दो x डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल। आपको वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, तो आपको रेसिप्रोकल करवाना होगा। तो डिवाइडेड वाला कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर। तो यहां पर हो गया देखो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई, ये डिवाइडेड में था, जैसे ही रेसिप्रोकल करवाओगे तो मल्टीप्लाई में कूद के चला जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया x। अब देखो इस 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इस 9 से ये 9 कैंसिल आउट, तो हमारे पास x की जो वैल्यूज है वो क्या आ गई कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 100, यानी x की वैल्यूज हमारे पास कितनी आ गई 100। अब इसी के साथ हमारे फैक्टोरियल नोटेशन के ऊपर जितने भी एग्जांपल बन रहे थे वो यहां पर समाप्त हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.2 की शुरुआत करेंगे। यदि आज मैंने जितना भी समझाने की कोशिश की, यदि वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया है और आपने ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश की है, रफ कॉपी पास में रख के ईमानदारी से, तो आपको भी जरूर समझ में आया होगा। मैं यहां से ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास से कुछ ना कुछ फायदा ले सकें। यदि कोई भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा, ताकि जब भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उसका फायदा तुरंत ले सकोगे। हमारी मुलाकात पुनः किसी अन्य वीडियो में होगी। तब तक जितना भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, यदि वो आपको समझ में आया है तो उसकी और प्रैक्टिस करना, और उससे और भी कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सके तो एक्सरसाइज 6.2 के अंदर बनाने की कोशिश करना। जय हिंद, वंदे मातरम।